नमस्कार दोस्तों, आपका मैनेजर सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 22 जून 2020 के डेली करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहां पर कवर करेंगे। साथ ही उन क्वेश्चनों से संबंधित अन्य स्टैटिक जीके या छोटी बड़ी जो भी जानकारी संबंधित होगी उसे भी हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन रोज की तरह क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा ये सेशन। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगलों शिवलिंग जंगलों से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो आपको बताना है कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से कौन सा हाथी का जीवाश्म मिला है। तो देखिए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये आपका मिला है। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। सहारनपुर में एक नए बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए काम चल रहा है। मतलब कैमरा ट्रैप स्टडी करने के दौरान ये वहाँ पर मिला है। कैमरा ट्रैप स्टडी जो होती है जंगलों को बसाने के लिए की जाती है, उसके दौरान ये यहाँ पर हाथी जीवाश्म मिला है। बादियान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है और इसकी पुष्टि भी कर दी है कि ये 50 लाख पुराना हाथी का जीवाश्म है। और जो ये जीवाश्म मिला है, ये जीवाश्म हाथी के दाएं, यानी कि दाएं का मतलब हो गया आपका सीधे हाथ की तरफ का जो जबड़ा है वो मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही 800 किलोमीटर क्षेत्र की सड़कें, जो कि राज्य में 800 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर होंगी, उनको हर्बल सड़क के रूप में मतलब बनाने की या विकास करने की घोषणा की थी। आपको पता होगा, स्टैटिक जीके के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है और वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र भी है। और यहीं पर आपका एक्सपो डिफेंस 2020 आयोजित किया गया था फरवरी में। जो न्यायिक राजधानी है वो आपकी प्रयागराज है, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था। त्रिवेणी संगम के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के साथ सीएम यहाँ योगी आदित्यनाथ होंगे, डिप्टी सीएम आपके केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा होंगे, दो हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राज्य नृत्य आपका कथक होगा। राज्य वृक्ष आपका अशोक होगा। बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु है। इसी के साथ और क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए, हाल ही के दिनों में घोषणा की गई कि वह जो मतलब उत्तर प्रदेश है, तो वो रोजगार देने हेतु मदद के लिए जो कि प्रवासी कामगार आए हैं वापस अपने राज्य में, उनके लिए प्रवासी आयोग को बनाएगा। मतलब अब बन चुका है, पहले ये घोषणा करी थी 1 महीने पहले। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की घोषणा भी की थी। भारत का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ के चारबाग स्टेशन से संचालित किया गया था। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है यूपी में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का संचालन उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, ये नया नाम है किसका? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कुछ योजनाएं अभी यूपी में लागू हुई हैं, जैसे कि युवा हब स्कीम, अप्रिसेंटिव सर्विस, कौशल सतरंग स्कीम, प्रवासी राहत मित्र, आयुष कवच, कोविड ऐप। इसी के साथ अपुन्ना पोर्टल, आपूर्ति मित्र पोर्टल, ऑपरेशन मकेल, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर आपके मतलब शुरू किए गए हैं। जानवरों का पहला राष्ट्रीय डीएनए बैंक बरेली उत्तर प्रदेश में बनेगा।
फरवरी 2020 में 11वां डिफेंस एक्सपो भी आपके यहीं लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज हॉस्पिटल आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाला देश का पहला हॉस्पिटल, और पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भी आपका पहला राज्य यही बना था। इसके अलावा कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग जो है वो करने वाला पहला राज्य ये बना था। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की लिस्ट में टॉप पर रहा था आपका चंदौली जिला उत्तर प्रदेश का। जानवरों को समर्पित देश का पहला युद्ध स्मारक एनिमल वॉर मेमोरियल भी आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। देश का पहला हाथी चिकित्सालय व हाथी जल चिकित्सालय आपका मथुरा यूपी में खोला गया है। देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खुला है। ज्योता मंडल का नाम ध्यान रखना है, देश की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं, और उत्तर दिनाजपुर इस्माइलपुर लोक अदालत में ये जज हैं, मतलब कि पश्चिमी बंगाल में। इसी के साथ और क्या है, इसके साथ और क्या हो सकता है, कोविड-19 के चलते अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को 2021 तक रोकने की घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके सभी जिला अस्पतालों में पूर्णतया वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है, और 1 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीजों के लिए बेड की सुविधा हर जिला मुख्यालय हॉस्पिटल पर की गई है। देश का पहला राज्य जिसने यूनिफाइड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किया। और आपको पता ही होगा, एक इम्पोर्टेंट खबर है, आपको बता दूं, ध्यान नहीं आ रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसने कुछ समय पहले ही कोरोना वायरस जब चल रहा था लॉकडाउन, तो उसके अंतर्गत वर्चुअल कोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य या पहला कोर्ट बना है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं, उनके नाम बता देता हूँ फटाफट से। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको हम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। आगरा एयरपोर्ट को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। गोरखपुर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। और आपका एक विदिशा बालियान, इनका नाम ध्यान रखना, मिस डिफ इंटरनेशनल अवार्ड इन्होंने जीता था 2019 का। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टैचू ये आपके लखनऊ में स्थापित किया गया है, लखनऊ का जो खेल मैदान है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे फैक्ट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, RIC यानी कि रूस इंडिया चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेगा। तो देखिए, इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री जो हमारे एस जयशंकर प्रसाद हैं ये हिस्सा लेंगे। और आपको पता ही है, भारत के पहले नौकरशाही हैं एस जयशंकर प्रसाद, जो डायरेक्ट राज्यसभा से मंत्री बनकर आए हैं, मतलब पहले व्यक्ति हैं, मतलब पहले IAS व्यक्ति हैं जो कि आपके सीधे मंत्री बने हैं, ठीक है। और जो एस जयशंकर प्रसाद हैं ये वर्तमान में राज्यसभा सांसद है गुजरात से, और केंद्रीय विदेश मंत्री भी हैं। विदेश मामलों के सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति माने जाते हैं ये। इसी के साथ आपको एक खबर के बारे में बता देते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 23 जून को रूस, भारत और चीन यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना, RIC इसको सम्मिलित बोला जाता है, RIC समूह की होने वाली आभासी बैठक में भाग लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जो ये इसकी जो अधिकतर समिट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आप पढ़ लेना, आपको PDF मिल जाएगी। तो आपको मैं बता दूँ, जो इसकी अधिकतर समिट हैं वो G20 बैठकों के साथ कर ली जाती है, आयोजित कर ली जाती है। लेकिन अब की बार G20 बैठकें हो नहीं रही हैं, तो इस वजह से इसको अलग से वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। RIC के गठन का श्रेय आपको मैं बता देता हूँ अगली खबर। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जोड़ दिए हैं आपकी
पढ़ाई के लिए, आपकी जानकारी के लिए, तो आप इनको ढंग से देख लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसकी पृष्ठभूमि। RIC समूह के निर्माण का विचार ब्रिक्स समूह से पहले वर्ष बहुत पहले वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री द्वारा दिया गया था। हालांकि RCI समूह का उतना महत्व नहीं है जितना ब्रिक्स समूहों को दिया गया है। यद्यपि तीनों देश के नेताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे बहुपक्षीय सम्मेलनों के दौरान बैठक का आयोजन किया जाता रहा है। और आपको मैं बता दूं इसकी जो पहली बैठक जो हुई थी, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला विचार जो आया था वो 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री के मन में आया था, लेकिन इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। और ये एक फॉरेन आइडियाज़ ग्रुप है और इसकी स्थापना का श्रेय रूसी राष्ट्रपति को जाता है। तत्कालीन जो रूस के राष्ट्रपति थे उनको इसका श्रेय जाता है। बाकी इसका सलाह जो दी थी वो 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री के द्वारा दी गई थी। कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चीन ने हाल ही में बांग्लादेश से होने वाले आयात पर कितने % सामानों पर टैरिफ की छूट दे दी है? तो 97% टैरिफ की छूट दे दी है। और आपको बता देते हैं बांग्लादेश से जाने वाले सामान पर अब चाइना टैरिफ नहीं लेगा, मतलब कि ना कि बराबर कर दिया है बिल्कुल। 3% यानी कि 3% ही कुछ विशेष श्रेणी के सामानों पर टैरिफ लगेगा, बाकी 97% को टैरिफ फ्री कर दिया है। अब टैरिफ होता क्या है? तो ये एक प्रकार का ड्यूटी टैक्स होता है, ठीक है। बात यहाँ पर बांग्लादेश की आई है, तो आपको बता देते राजधानी रहेगी ढाका, मुद्रा रहेगी टका। अभी वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, राष्ट्रपति यहाँ अब्दुल हमीद हैं, और अफगान नहीं है, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो किसको माना जाता है? तो शेख मुजिबुर रहमान को माना जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए भारत और बांग्लादेश युद्धाभ्यास, दोनों देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम संप्रीति युद्धाभ्यास है। और सुरेंद्र कुमार सिन्हा, इनका नाम ध्यान रखना, ये बांग्लादेश के पहले हिंदू न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया? तो ये कर्नाटक के द्वारा मनाया गया था। तो देखिए अभी जो आपके कर्नाटक हाल ही में कोविड-19 व मास्क, इनकी उपयोगिता और इससे लोगों को जागरूक करने के लिए ये आपका जो मास्क दिवस था ये बनाया गया था। और ये आपका 18 जून को मनाया गया था। और इस मौके पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, उनके द्वारा एक मार्च यानी कि पैदल मार्च भी निकाला गया था लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। और देखिए कर्नाटक आपका देश का पहला राज्य है जिसने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू की है। और आपको बता देते हैं चिल्लाकेरे एक कर्नाटक में जगह है, उसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चिल्लाकेरे में इसरो जो है उसने अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है। इसी के साथ आपको बता देते हैं जो कर्नाटक है उसमें फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने हेतु आम जो विभाग है, आम किसान मतलब मैंगो जो फार्मर हैं उनके लिए जो मैंगो डिपार्टमेंट है उससे समझौता किया है। यानी कि एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, तो उससे समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। बाकी कर्नाटक की आपको मैं स्टैटिक जीके के बारे में बता दूं तो राजधानी रहेगी बेंगलुरु, जो कि आपकी वृषभावती नदी के किनारे है। इन्फोसिस, विप्रो, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो और आदि जो बड़े हेड ऑफिस हैं इनका मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। CM यहाँ BS येदियुरप्पा हैं, गवर्नर वजुभाई वाला हैं और मुख्य न्यायाधीश अभय ओका हैं।
इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में सबसे आगे रहा था आपका बेंगलोर का कर्नाटक का बेंगलुरु। जन सेवक योजना आपदा मित्र बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने स्वच्छ प्राण वायु नामक एक ऑपरेशन चलाया। तो ये सभी आपके कार्यक्रम आपके यहाँ से संबंधित हैं। क्रेसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल अक्षय क्षमता के मामले में फर्स्ट रहा है आपका बेंगलुरु शहर। तुंगभद्रा बांध आपका तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 20 जून के दिन आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इसको यूएन के द्वारा बनाया जाता है और इसकी 2020 की थीम रही थी एवरी एक्शन आउट्स। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। और इसके अलावा थीम तो मैंने आपको बताई दी। एक आपको मैं एक बात बता देता हूँ इसके बारे में कि जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, कौन है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने एक बयान देकर ये कहा था कि हाल ही में मतलब कुछ पिछले कोविड-19 के कारण कुछ समय महीने पहले विश्व में 7 करोड़ लोग शरणार्थी हैं। मतलब कि 7 करोड़ लोग वर्ष 2019-20 में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा आया था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस मशहूर मलयालम लेखक और फिल्म निर्देशक की हृदय रोग से निधन हो गया है? तो हाल ही में के.आर. सच्चिदानंदन का निधन हो गया है हार्ट अटैक से। तो आपको बता देते हैं जो ये आपके के.आर. सच्चिदानंदन हैं, ये मलयालम लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। पिछले 15 साल से ये फिल्म क्षेत्र में सक्रिय थे और इनकी पहली फिल्म थी अनारकली जो 2015 में आई थी और ये बड़ी फेमस भी हुई थी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी मतलब आपको चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है। तो कामाख्या मंदिर में 500 वर्ष में पहली बार, मतलब कि कामाख्या जो मंदिर का इतिहास है 500 वर्ष पुराना, उसमें पहली बार साधकों के बिना ही अम्बुबाची उत्सव मनाया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत से बहुत से स्टूडेंट क्या है कि इसको पश्चिमी बंगाल के रूप में याद रखते हैं, तो पश्चिमी बंगाल बिल्कुल नहीं है। इसका जो राज्य है वो है असम। असम राज्य में ये स्थित है और हाल ही में गुवाहाटी प्रशासन ने कोविड-19 के कारण ये फैसला लिया है कि अब की बार जो यहाँ अम्बुबाची उत्सव है वो बिना साधकों के मनाया जाएगा। तो आपको बता देते हैं जो ऐसा ही एक कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था एक उत्सव या एक मेला, अम्बुबाची मेले के नाम से भी असम में इसको पूछ लिया जाता है और अम्बुबाची उत्सव के रूप में भी इसको पूछ लिया जाता है। कामाख्या मंदिर कामाख्या मंदिर उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीनों नाम एक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक आपका पहले चर्चा में रहा था अभी 10 दिन पहले कि जम्मू कश्मीर का कौन सा प्रसिद्ध मेला अब की बार कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया? तो खीर भवानी मेला, ठीक है। और नमस्ते ओरछा जो महोत्सव है ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है, ये भी बड़ा फेमस है। तो ये भी आपका रद्द कर दिया गया था। तो इन दोनों के खीर भवानी मेला और ये आपके नमस्ते ओरछा, इनको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कामाख्या मंदिर के बारे में आप सब जानते हैं, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मुख्य पॉइंट बता देता हूँ। कामाख्या जो मंदिर है देश के 51 शक्ति पीठ, जो माँ शक्ति है उनके जो शक्ति पीठ हैं उनमें से एक है कामाख्या, ठीक है। और जो तांत्रिक जो लोग होते हैं, काली विद्या वाले या जादू टोना जो भी आप समझते हैं, वो उनका ये सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। कामाख्या मंदिर जो काली विद्या या तांत्रिक विद्या हैं उनको ऐसे साधकों का
सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इसको। तो ये दो आप ध्यान रखना। इसी के साथ हाल ही में किस संस्थान को पीएम स्ट्रीट वेंडर में आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में इसको केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने सिडबी को पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह ऋण 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है। शीघ्र भुगतान पर 7% प्रति वर्ष की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई आपकी सिडबी की बात। तो सिडबी की और आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है और स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, सिडबी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और हाल ही में इसके सिडबी के महानिदेशक बने थे देवेंद्र कुमार सिंह। लेकिन ये तो हो गई उद्योगों से बात। ऐसी ही इसकी एक जुड़वा बहन है जो कि किसानों के लिए काम करती है। क्या आप नाम बता सकते हैं? आपको मैं नाम बता देता हूँ, उसका नाम है नाबार्ड। तो देखिए, आपको नाबार्ड के बारे में बता देते हैं। और जो सिडबी है उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाबार्ड की बहन की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन आपका एक बार आईबी में भी पूछा गया था 2018 में। तो याद रखना, सिडबी या तो सिडबी की पूछ लेगा। सिडबी की जैसी एक और संस्था जो किसानों के लिए काम करती है, कौन सी है? नाबार्ड। या नाबार्ड की जैसी एक और संस्था जो छोटे उद्यमियों के लिए काम करती है, वो है सिडबी। तो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना। नाबार्ड की आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म होगी। इसका मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं गोविंद राजुलू चिंतला, और ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन था, गोविंद राजुलू चिंता से संबंधित। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी भारत में पहली बार 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में ध्यान रखना। ये आपकी ऋण मुक्त हो गई है, क्योंकि इस पर पहले सरकार का बहुत सारा ऋण था। तो अभी इसमें 5 ऐसे विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके साथ इसमें हिस्सेदारी भी दी है और ये ऋण मुक्त भी हो चुकी है। वैसे आपको बता दें, जो जियो कंपनी है, इसकी जो मतलब है स्थापना की बात थी, वो आपके क्या नाम है, मुकेश अंबानी जी के बेटे की दिमाग की उपज थी जियो को स्थापित करने की। तो बाकी डिटेल तो आप इसमें से पढ़ ही लोगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जियो है और जियो के जो संस्थापक हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। किसने R&D पोर्टल सत्यभामा शुरू किया है? तो केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री ने इसे शुरू किया है, यानी कि मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म ये रहेगी, आप पढ़ लेना, इसको शुरू किया है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सत्यभामा बोलेंगे। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजनाओं के लिए लॉन्च किया गया है। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। तो इसी के साथ जो मेन पॉइंट है नीचे का 5वां, इस पे आप ध्यान देना थोड़ा सा।
इसे NITI आरोग्य आयोग NITI आयोग के NGO डारपेन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शोधकर्ताओं की प्रकृति रिपोर्ट और परियोजनाओं की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को भी स्वीकार करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी के साथ आपको आज के होमवर्क क्वेश्चन के लिए बता देते हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपको रहेगा, हाल ही में जकार्ता के जंगलों में खोजी गई मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है। तो ये आपको बताना है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको ग्रेथा थनबर्ग के बारे में पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। आपको ध्यान भी आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु, ये मैंने आपसे कल पूछा था क्वेश्चन कि किस राज्य ने और कौन सी बाल श्रमिकों से संबंधित योजना शुरू की है। तो उसका उत्तर है, हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है। इसी के साथ अपने दोस्तों में आप इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और आप इस जो सेशन है इसको आप एंड तक पूरा देखा करें। और फ्रेंड्स, कमेंट भी आप ज़रूर किया करें। इसी के साथ नए सेशन में फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।